अध्याय 2381 महाआपदाएं 3। इस बार मैं तुम्हें पराजित करूंगी। अनुष्का ने कहा कि वो धीरन को पराजित करेगी। हा 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 हा, क्या अच्छा परिहास है। तुम परिहास करने में बेहतर होती जा रही हो। धीरन ने कहा कि अनुष्का परिहास करने में बेहतर से बेहतर होती जा रही थी। धीरन ने अनुष्का को कम आंका। उसने अनुष्का की शक्ति को अपने लिए कोई संकट नहीं माना। अनुष्का इस स्थिति में शांत रही। उसे धीरन को पराजित करने के लिए कोई मार्ग ढूंढने में सक्षम होना चाहिए था। धीरन को अब अनुष्का से सावधान नहीं होना चाहिए था। धीरन की ओर प्रहार करने का ये एक बहुत अच्छा अवसर था। अनुष्का ने धीरन की ओर एक प्रहार किया। एक ज्योति धीरन की ओर बढ़ी। धीरन अपने नग्न हाथों का उपयोग कर रहा था। अनुष्का की शक्ति उसे छूने या मारने में सक्षम नहीं होने वाली थी। ज़्लैब जैसे ही धीरन को अपनी शक्ति पर विश्वास था, ज्योति की एक किरण धीरन के शरीर के पार निकल गई। इसने सीधे धीरन की दाईं छाती पर प्रहार किया और एक छिद्र छोड़ दिया। क्या हुआ? ये सब क्यों हुआ? धीरन को शायद ही विश्वास हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अनुष्का का प्रहार उसे इस प्रकार घायल करने में सक्षम था। ये कार्य कर गया। मैंने ये कर दिया। अनुष्का ने ये कर दिया था। उसने ये बहुत अच्छी तरह से किया था। उसने धीरन के शरीर पर एक घाव बना दिया था। अब कैसा रहेगा? तुम्हें मुझसे कोई समस्या नहीं होगी? अनुष्का ने धीरन से कहा। अब जब अनुष्का धीरन को घायल करने में सफल हो गई थी, तो उसे धीरन को पराजित करने में अधिक समय नहीं लगने वाला था। तुम्हें ऐसी शक्ति कहाँ से मिली? धीरन ने अनुष्का से पूछा। वो जानना चाहता था कि अनुष्का को ऐसी शक्ति कहाँ से मिली थी। तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। चलो हमारे युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करते हैं। अनुष्का इस युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करना चाहती थी। वो इस युद्ध को शीघ्रता से समाप्त कर देगी। व्यर्थ है। धीरन क्रोधित था। उसने ज्योति के कई गोले बनाए और अनुष्का को मारने के लिए तैयार हो गया। ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। धीरन ने कहा कि वो इस युद्ध को शीघ्र ही समाप्त कर देगा। अति आत्मविश्वास। अनुष्का ने धीरन से कहा। धीरन को अपनी शक्ति पर अति आत्मविश्वास था। ये धीरन की सबसे बड़ी दुर्बलताओं में से एक थी। अनुष्का ने अपनी एक उंगली उठाई। उसने अपनी एक उंगली उठाई और धीरन की ओर एक प्रहार का उपयोग करने के लिए तैयार हो गई। प्रकाश उंगली तरंग। प्रकाश की एक तरंग चारों ओर फैल गई। इस चकाचौंध करने वाले प्रकाश ने सामने जो कुछ था उसे नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। धमाका। कई बड़े विस्फोट अंततः हुए। ये बड़े विस्फोट हुए और इस स्थान के आसपास के वातावरण को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। ओह! धीरन का शरीर घायल होने लगा। उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उसके शरीर का कवच अपने आप निकलने लगा। उसका प्रकाश और अधिक शक्तिशाली हो गया। क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। धीरन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अनुष्का से हार गया। अनुष्का के लिए ये युद्ध जीतने का कोई अवसर नहीं होना चाहिए था। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर बहुत अधिक विश्वास था। उसी ने तुम्हें नष्ट कर दिया। अनुष्का ने धीरन से कहा। मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। तुम्हारे जैसा कोई मुझे पराजित नहीं कर पाएगा। धीरन ने कहा कि अनुष्का उसे पराजित नहीं कर पाएगी। यही मैंने कहा था। तुम एक मूर्ख और अज्ञानी हो। अनुष्का ने धीरन से कहा। तुम बूढ़ी स्त्री, मेरे साथ गड़बड़ करना बंद करो। धीरन ये अनुष्का से कहा। उसने कहा कि अनुष्का एक बूढ़ी स्त्री थी। धीरन के ये कहने के ठीक बाद अनुष्का के शरीर से एक भयानक आभामंडल बाहर आया। तुमने क्या कहा? अनुष्का ने एक क्रोधित मुख बनाया। धीरन ने जो कहा उसे सुनकर वो क्रोधित दिखाई दे रही थी। अनुष्का अप्रसन्न दिखाई दे रही थी जब उसने किसी को ये कहते सुना कि वो बूढ़ी है। एक सुंदर स्त्री के रूप में उसके पास आयु न बताने का गौरव है। स्त्रियों को ये पसंद नहीं आता था जब उन्हें बूढ़ा कहा जाता था। इससे एक बुरा प्रभाव पड़ता था और ऐसा प्रतीत होता है कि धीरन ने ऐसा ही किया था। उसने एक बुरा प्रभाव डाला और स्वयं पर संकट बुला लिया था। अनुष्का के शरीर से एक महान शक्ति उमड़ पड़ी। ये शक्ति इतनी महान थी कि इसने इस स्थान के आसपास के वातावरण को सरलता से ढक लिया। उसने इसे बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। ये क्या है? आर्यन ने अनुभव किया कि उसके शरीर के पीछे प्रकाश चमक रहा है। वो देख सकता था कि पीछे धीरन और अनुष्का के बीच एक युद्ध चल रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां का युद्ध काफी भीषण है। आर्यन ने देखा कि उस स्थान पर युद्ध बहुत भीषण था। वे दोनों अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे थे और एक दूसरे को नीचे गिराने की तैयारी कर रहे थे। मुझे आशा है कि वो धीरन के विरुद्ध ठीक रहेगी। आर्यन ने आशा की कि अनुष्का ठीक रहेगी। दहाड़। राक्षस आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। वे आर्यन को शीघ्र ही मारने का विचार रख रहे थे। मार्ग से हट जाओ तुम व्यर्थ राक्षसों। आर्यन ने राक्षसों को अनुष्का और समृद्धि के निकट आने से रोका। उसने सुनिश्चित किया कि वे परेशान न हों, विशेष रूप से समृद्धि। यदि वो परेशान होती तो ये आर्यन के लिए बहुत कष्टदायक होने वाला था। दहाड़।
अंततः कई सिरों वाले राक्षस की आकृति भी प्रकट हुई। ये एक विशाल शरीर वाला हाइड्रा था। इसका शरीर संभवतः पृथ्वी ग्रह से 10 गुना बड़ा था। दहाड़। इस हाइड्रा ने आर्यन की ओर दहाड़ा। इसने आर्यन की ओर तीव्रता से दहाड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों का स्वामी प्रकट हो गया है। इस बार एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होगा। सबसे बड़ा राक्षस अंततः आर्यन के सामने प्रकट हो गया था। हाइड्रा के कुछ सिरों का रंग बदलने लगा। वहां लाल, हरा, नीला, भूरा और बैंगनी रंग थे। मुझे ये मत बताना कि वे हैं। आर्यन ने अनुभव किया कि उसके सामने उपस्थित हाइड्रा एक ऐसा राक्षस था जो एक साथ 5 तत्वों का उपयोग कर सकता था। विस्फोट। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और बिजली के विस्फोट आर्यन की ओर बढ़े। मैंने इसका अनुमान लगाया था। उसने ऐसा कुछ होने का अनुमान लगाया था। धमाका। एक विशाल विस्फोट हुआ। हाइड्रा ने आर्यन पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। आर्यन ने शत्रु के प्रहार का सामना किया। भाग्यवश उसके पास शत्रु से संबंधित सभी तत्व थे, अन्यथा ये आर्यन के लिए कष्टदायक होता। दहाड़। यह देखकर कि आर्यन अभी भी जीवित था, हाइड्रा ने दहाड़ने का निर्णय किया और आर्यन पर और अधिक निरंतर प्रहार किए। इस राक्षस के प्रहार बहुत शक्तिशाली और विनाशकारी थे, यहाँ तक कि आसपास के राक्षस भी नष्ट हो गए। हाइड्रा को दूसरों की कोई चिंता नहीं थी और वो आर्यन को नष्ट करना चाहता था। आर्यन ने शत्रु की शक्ति का विरोध किया। उसने इस शक्ति को समृद्धि के स्थान तक नहीं पहुंचने दिया। अपनी शक्ति से शत्रु के प्रहार को आर्यन द्वारा संघनित किया गया था। आर्यन ने उंगली के एक झटके से हाइड्रा के प्रहार को शांत कर दिया। कितना कष्टदायक राक्षस है, मैं तुम्हें शीघ्र ही मार दूंगा। इस राक्षस को रोकने के लिए आर्यन को हाइड्रा को तुरंत रोकना था। हाइड्रा और अधिक दहाड़ा और उसने आर्यन पर और अधिक प्रहारों से आक्रमण किया। आर्यन ने हाइड्रा के सभी प्रहारों को दूर धकेल दिया। चाहे इस राक्षस ने कितना भी प्रहार किया हो, सब कुछ आर्यन द्वारा रोक दिया गया था। इसे अनुभव करो। आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने शारीरिक प्रहारों का उपयोग करके अपने सामने उपस्थित राक्षस को नष्ट कर दिया। पूर्ण शक्ति पर आर्यन का प्रहार प्राप्त करने पर हाइड्रा का सिर फट गया। एक को नष्ट करने के बाद आर्यन ने दूसरे को नष्ट कर दिया। उसने उन सभी को 10 सेकंड के भीतर नष्ट कर दिया। मास्टर, हाइड्रा के पास तीव्र सुधार की क्षमता है, ये कष्टदायक होगा, अवनी ने आर्यन से कहा। अवनी के ये कहने के बाद और अधिक सिर प्रकट हुए। कम से कम हाइड्रा के पास मौजूद सिर 9 गुना हो गए। ये सामान्य से अधिक है। इस राक्षस की शक्ति बहुत अधिक थी। ये उन अंगों को 9 गुना बढ़ाने में सक्षम था जिन्हें आर्यन ने नष्ट कर दिया था। अध्याय 2382 महाआपदाएं 4। हाइड्रा ने आर्यन के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। सभी सिर पूरी गति और शक्ति से आर्यन पर प्रहार कर रहे थे। धमाका। एक कहीं अधिक बड़ा, अधिक शक्तिशाली और व्यापक विस्फोट आर्यन पर बरसा। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल सिर ही दोबारा नहीं बढ़ रहा है, इस राक्षस की शक्ति और अधिक सुदृढ़ हो गई है। एक प्राचीन भयानक राक्षस। अवनी ने आर्यन से कहा, मुझे उन शत्रुओं से घृणा है जो पुनरुत्पादित हो सकते हैं। आर्यन ने एक अप्रसन्न स्वर में कहा। उसने कहा कि वह इस प्रकार के राक्षसों से प्रसन्न नहीं था। क्या तुम हमेशा ऐसे विरोधियों से नहीं मिले हो? वे संभवतः अधिकांश लोगों के लिए कष्टदायक हैं और तुम्हें संभवतः अब तक कई बार मर जाना चाहिए था, अवनी ने आर्यन से कहा। इस प्रकार के शब्दों का चयन क्यों? तुम एक बुरे मूड में दिखाई दे रही हो, आर्यन ने अवनी से कहा। आर्यन अनुभव कर सकता था कि अवनी एक बुरी स्थिति में थी। वह अनुभव कर सकता था कि अवनी क्रोधित थी। तुम्हारा क्या तात्पर्य है? अवनी ने आर्यन से पूछा। वह ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे उसे कोई भनक न हो कि आर्यन ने क्या कहा था। इसे भूल जाओ, आर्यन ने अवनी से कहा कि अभी जो हुआ उसे भूल जाए। मुझे केवल इस राक्षस को पराजित करना है। आर्यन को केवल इस राक्षस को पराजित करने की आवश्यकता थी। उसे यह शीघ्रता से करना था, अन्यथा ये राक्षस और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। यह अनुष्का के युद्ध को संकट में डाल देगा। कामिनी। आर्यन ने अपने प्रमुख शस्त्र का उपयोग किया। वह इस राक्षस को शीघ्रता से नष्ट कर देगा। दिव्य यिनयांग तलवार मयान से बाहर आ गई और हाइड्रा को मारने के लिए तैयार थी। जब हाइड्रा ने आर्यन के हाथ में दिव्य यिनयांग तलवार देखी तो उसने आर्यन पर और भी अधिक प्रहार किया। उसके प्रहार और अधिक क्रूर और भयानक होते जा रहे थे। यह राक्षस बहुत शक्तिशाली था। यदि वह आगे बढ़ता तो एक शीर्ष स्तर का तारा भी सरलता से पराजित होकर नष्ट हो जाता और मिट्टी का ढेर बन जाता। ऐसा राक्षस कैसे अस्तित्व में हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। विस्फोटक शक्ति और सुदृढ़ हो रही थी। ये राक्षस और सुदृढ़ होते जा रहे थे। अवनी इससे चकित थी। वह नहीं जानती थी कि हाइड्रा इस शक्ति के योग्य था। इस समय उनके सामने उपस्थित राक्षस में निश्चित रूप से कुछ त्रुटि थी। मैं प्रहार करना प्रारंभ करूंगा, आर्यन ने प्रहार करने का निर्णय लिया।
उसने शत्रु के शरीर को काटना प्रारंभ करने के लिए गॉड मास्टर शैडो स्वॉर्ड का उपयोग किया। एक तीव्र और अदृश्य छायादार प्रहार के साथ हाइड्रा के पास आर्यन के प्रहार से बचने का कोई अवसर नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप वह आर्यन द्वारा सरलता से काट दिया गया था। यद्यपि वह पहले ही काट दिया गया था, ऐसा प्रतीत होता था कि हाइड्रा अभी भी सुधर सकता था। यद्यपि यह बहुत धीमा था, परंतु यह राक्षस सुधरने का प्रयास कर रहा था। यहां तक कि दिव्य यिनयांग तलवार भी इसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। अवनी ने अनुभव किया कि यह राक्षस विचित्र था। दिव्य यिनयांग तलवार को हाइड्रा पर इसके पुनरुत्पादन की क्षमता को रोकने में सक्षम होना चाहिए था। तुम्हें केवल राक्षस को पूर्ण रूप से पुनरुत्पादित होने से पहले मारना होगा। यह तुम्हारे लिए सरलता से हो जाएगा। आर्यन एक निष्कर्ष पर आया। उसने निरंतर प्रहारों का उपयोग किया और दिव्य यिनयांग तलवार पर स्वर्गीय रजत ज्वाला की परत चढ़ाई। जब आर्यन ने प्रहारों की एक श्रृंखला प्रारंभ की तो राक्षस पीछे हटने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि जब आर्यन ने अपने तरीके से प्रहार किया तो वह संकट में पड़ गया। इस बार प्रारंभ करने की बारी आर्यन की थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया और शत्रु के हृदय को निशाना बनाया। जहां तक इन राक्षसों के कार्य करने का विषय था, निश्चित रूप से इस राक्षस ने विरोध करना जारी रखा। भले ही वह आर्यन द्वारा कोने में धकेल दिया गया था, हाइड्रा केवल आर्यन से मृत्यु तक लड़ सकता था। यह पर्याप्त है, मैंने तुम्हारी दुर्बलता पा ली है। कुछ समय बाद आर्यन अंततः राक्षस के दुर्बल बिंदु पर पहुंच गया। उसने सबसे दुर्बल बिंदु पाया और स्वर्गीय रजत ज्वाला की अत्यधिक शक्ति का उपयोग करना प्रारंभ किया। इसके साथ राख में बिखर जाओ, आर्यन एक तीव्र स्वर में दहाड़ा। उसने हाइड्रा को राख में कुचलने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। धमाका! रजत ज्वालाओं का एक विस्फोट इस स्थान पर भर गया। इस प्रहार ने हाइड्रा के निकट उपस्थित छोटे राक्षसों सहित सब कुछ उड़ा दिया। विस्फोट होने के बाद धूल के कण बिखरने लगे। इसे राक्षस को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहिए था। दहाड़! अन्य राक्षस आर्यन की ओर बढ़े। उन्होंने हार नहीं मानी, भले ही आर्यन ने सबसे बड़े राक्षस को पराजित कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध अभी भी जारी रहेगा। आर्यन को अभी भी लड़ना जारी रखना था। उसके पास लड़ने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प था जो वह कर सकता था। अनुष्का द्वारा किए गए उस युद्ध पर वापस आते हैं। वह अब भयंकर रूप से लड़ रही थी। उसका विरोधी अच्छे लड़ रहा था और इसके अतिरिक्त धीरन के पास घावों के तीव्र पुनरुत्पादन की दर थी और इस व्यक्ति को एक ही चाल से मारना बहुत कष्टदायक था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार की स्थिति में धकेलने में सक्षम होगी जैसी कि अब है, धीरन ने अनुष्का से कहा। उसे स्वीकार करना पड़ा कि अनुष्का वास्तव में योग्य थी। वह धीरन को उसकी सीमा तक धकेलने में सक्षम थी। मैंने भी यह आशा नहीं की थी कि मैं तुम्हें इस प्रकार की स्थिति में धकेल सकती हूं, अनुष्का ने धीरन से कहा। भाग्यवश समृद्धि द्वारा मेरे प्रकाश की शक्ति को और अधिक सुदृढ़ बना दिया गया था और मैं धीरन के समकक्ष हो गई थी। अनुष्का समृद्धि द्वारा किए गए कार्य के लिए बहुत आभारी थी। समृद्धि द्वारा किए गए कार्य ने उसे जीवित रहने की अनुमति दी थी और वह धीरन को एक बहुत बुरी स्थिति में लाने में सक्षम हो गई थी। मैं तुम्हें मुझसे जीतने नहीं दूंगा, धीरन ने कहा कि वह अनुष्का को जीतने नहीं देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं तुम्हें सरलता से जीतने नहीं दूंगी। अनुष्का के पास भी हार मानने की इच्छा नहीं थी। जब वह धीरन से लड़ रही थी तो वह हार नहीं मानना चाहती थी। मैं तुम्हें वह शक्ति दिखाऊंगी जो मेरे पास है और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उस पर पूर्ण विराम लगा दूंगी, अनुष्का ने कहा कि वह धीरन को शांत कर देगी। अनुष्का के शरीर पर प्रकाश एकत्रित होने लगा। एक कोमल प्रकाश ने अनुष्का को घेर लिया और अनुष्का के पीछे प्रकाश का एक पंख प्रकट होने लगा। ओह, तो यह तुम्हारे पास सबसे शक्तिशाली रूप है। तुम एक परी के समान दिखाई दे रही हो। धीरन ने अनुष्का को देखा, जो एक परी के समान दिखाई दे रही थी। इस शक्ति का उपयोग तुम्हें पराजित करने के लिए किया जाएगा। अनुष्का ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, प्रकाश हिलने लगा और धीरन पर प्रहार किया। मैं तुम्हें नष्ट करने में संकोच नहीं करूंगा। धीरन भी अनुष्का से हारना नहीं चाहता था। उसने एक ऐसा प्रकाश बनाया जो किसी अन्य चीज से कहीं अधिक सुदृढ़ और विनाशकारी था। यह अत्यंत शक्तिशाली था और उन दोनों के आसपास की किसी भी चीज को प्रभावित करने में सक्षम था। धमाका! विस्फोट के बाद विस्फोट हुआ जब उनकी दोनों शक्तियां मिलीं। उन्होंने अपनी विजय प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को धकेला। और सुदृढ़, मुझे और शक्ति की आवश्यकता है। अनुष्का को अधिक से अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। वह धीरन को पराजित करना चाहती थी। टूट जाओ, नष्ट हो जाओ, धीरन एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह चिल्लाया। वह अनुष्का को अपने हाथों से कुचलना चाहता था। उन दोनों का युद्ध अंततः एक चरम बिंदु पर पहुंच गया, जहां दोनों ने स्वयं को नहीं रोका और अंतिम प्रहार में अधिक शक्ति का उपयोग किया।
जो अंत तक टिकने में सक्षम होगा वही विजेता होगा, इसलिए दोनों विजेता बनने से पहले हार नहीं मानेंगे। और अनुष्का की शक्ति बढ़ रही थी। उसने धीरन को लिमिट तक धकेलने के लिए अपनी सभी क्षमताओं को प्रकट किया। नहीं, तुम्हारी शक्ति कहाँ से आई? धीरन को विश्वास नहीं हो रहा था। अनुष्का को ऐसी शक्ति कहाँ से मिली थी? यह मेरी शक्ति है, मैं तुम्हें पराजित करूंगी, अनुष्का ने धीरन से कहा। धीरन जितना आर्यन द्वारा पीछे धकेला जा रहा था, वह उतना ही कोने में जा रहा था और उस युद्ध को हार सकता था जो होने वाला था। आह, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। धीरन दहाड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब हुआ। ऐसा नहीं हो सकता था, वह हार नहीं सकता था। अध्याय 2383 महाआपदाएं 5। धीरन को अनुष्का द्वारा पूरी तरह से पीछे ढकेल दिया गया था, जिससे उसने अंततः हारना प्रारंभ कर दिया। अनुष्का ने अपनी बची हुई अंतिम शक्ति को एकत्र किया ताकि वो धीरन को इसी समय समाप्त कर सके। नहीं, धीरन चिल्लाया। वो अनुष्का के प्रहार से अत्यधिक पीड़ा में था। अनुष्का ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके धीरन को पराजित कर दिया। अंततः ये समाप्त हुआ। अनुष्का बहुत थक गई थी क्योंकि उसने धीरन से लड़ने के लिए अपनी लगभग पूरी शक्ति का उपयोग कर लिया था। अच्छा कार्य किया, आर्यन ने अनुष्का के पीछे प्रकट होकर और उसे थामते हुए कहा। अनुष्का चकित रह गई क्योंकि वे दोनों काफी निकट थे, जो उसके लिए थोड़ी संकोचजनक स्थिति थी। क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने पूछा। मैं ठीक हूं, अनुष्का ने स्वयं से कहा। वो इतनी लंबी अवधि तक लड़ने के बाद केवल थोड़ी थक गई थी। ये बहुत उत्तम है, तुम अंततः उसे पराजित करने में सफल रही, आर्यन ने कहा। अनुष्का ने सिर हिलाया। वो धीरन जैसे शक्तिशाली शत्रु को पराजित करके अत्यंत प्रसन्न थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम लोगों ने भी इसे समाप्त कर दिया है, समृद्धि ने अपने हाथ में चंद्रमा जैसी गेंद लिए उन दोनों के सामने प्रकट होकर कहा। मैंने उग्र राक्षसों को रोककर समस्या का समाधान कर दिया है, अब सब कुछ ठीक होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ सुलझ गया है, आर्यन ने प्रसन्न होकर कहा। समृद्धि और अनुष्का भी उसकी बात से सहमत थीं। हा 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 हा, जब सबने सोचा कि संकट टल गया है, तभी धीरन के अट्टहास की ध्वनि सुनाई दी। क्या वो अभी तक नहीं मरा है? क्या हुआ? अनुष्का ने अचंभित होकर पूछा। इसे सरलता से मार देना चाहिए था। नहीं, उसे पहले ही हार जाना चाहिए था, समृद्धि ने कहा। तो फिर ये क्या है? अनुष्का ने पूछा। यदि मेरा अनुमान सही है तो ये मरने से पहले धीरन की बची हुई आत्मा होनी चाहिए, समृद्धि ने स्पष्ट किया। हा हा हा, ये अत्यंत सत्य है। तुम वास्तव में महान हो, परंतु बहुत विलंब कर चुकी हो, धीरन ने विजय के स्वर में कहा। तुम्हारा क्या तात्पर्य है? अनुष्का समझ नहीं सकी। जब सब कुछ रोक दिया गया था तो जीत उनकी होनी चाहिए थी। नहीं, उसने केवल हमारे लिए समय खरीदा था, आर्यन ने कहा कि धीरन का उद्देश्य निश्चित रूप से केवल अव्यवस्था उत्पन्न करना नहीं था। समृद्धि और अनुष्का ने आर्यन की ओर देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे अन्य उद्देश्य हैं, आर्यन ने धीरन से कहा। तुम बहुत चतुर हो, मास्टर की ओर से मेरा वास्तव में एक अन्य उद्देश्य है। तुम सब नर्क में जाने वाले हो, धीरन ने कहा। उसके शब्द स्पष्ट नहीं थे, जिसने आर्यन, समृद्धि और अनुष्का को व्याकुल कर दिया। हा 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 हा, धीरन तीव्रता से हंसा और विलुप्त होने लगा, जो अत्यंत विचित्र था। असंगत व्यक्ति, आर्यन ने कहा, क्योंकि धीरन ने स्थान पर सभी को भ्रमित कर दिया था। तभी उस क्षेत्र के आसपास एक बहुत बड़ा कंपन हुआ। क्या चल रहा है? अनुष्का जानना चाहती थी। ये बुरा है, समृद्धि ने आर्यन से कहा। ये क्या है? ये आभामंडल सुखद नहीं है, आर्यन ने उस भयानक अंधकार को अनुभव करते हुए कहा। सच्चाई ये है कि मुझे ये वास्तव में पसंद नहीं आ रहा है, अवनी ने आर्यन से कहा। एक भयानक राक्षस का जन्म हुआ है, मैं किसी के जागने का अनुभव कर सकती हूँ, अवनी ने आर्यन से कहा। वो कौन सा राक्षस है? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। ये आभामंडल संभवतः वन आइज ब्लैक ड्रैगन का है, जो विनाश लाता है, समृद्धि ने बताया। वो इस विषय में जानती थी। मैंने नहीं सोचा था कि वे इस प्रकार के राक्षस को जगाएंगे। वे वास्तव में क्या सोच रहे हैं? समृद्धि ने घृणा से कहा। ये संकट संभवतः ब्लड मून से भी अधिक कष्टदायक होने वाला था। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इसे रोकना होगा, अनुष्का ने कहा। निश्चित रूप से, ये एक शक्तिशाली राक्षस है और मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, समृद्धि ने आर्यन से कहा। अनुष्का पूर्ण रूप से थक चुकी थी और लड़ने में असमर्थ थी, इसलिए उसका युद्ध से दूर रहना ही बेहतर था। मैं तुम लोगों की सहायता करना चाहती हूं, अनुष्का ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, परंतु तुमने अभी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया है, इसलिए तुम्हारा यहां विश्राम करना ही बेहतर है,
आर्यन ने उसे समझाया। मैं अनुष्का अवाक रह गई। बस उसे भीतर रख दो, वो हमारे लिए इसे सरल बना देगा, समृद्धि ने कहा। मैं समझता हूं। आर्यन ने अनुष्का को परिद्वार के भीतर भेज दिया। एह, क्या हुआ? अनुष्का चकित रह गई क्योंकि वो अचानक स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, चलो, तुम और मैं इस समस्या को सुलझाएंगे। वो व्यक्ति वास्तव में मुझे अत्यधिक क्रोधित करता है, आर्यन ने समृद्धि से कहा। वो प्रभास का वंशज है, इसलिए यदि वो तुम्हें क्रोधित करता है तो ये विचित्र नहीं है, समृद्धि ने कहा। इस स्थान पर सब कुछ समाप्त होने के बाद हम प्रभास को खोजेंगे, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। मैं समझती हूं, समृद्धि ने उसका समर्थन किया। तो मेरे साथ आओ, आर्यन ने समृद्धि को आमंत्रित किया। वे वन आइज ब्लैक ड्रैगन से लड़ने के लिए चल पड़े। एक और स्थान पर यामिनी खड़ी होकर उन राक्षसों से लड़ रही थीं जो नियंत्रण से बाहर होकर गॉड रियल में तारों और नगरों को नष्ट कर रहे थे। बहुत दुखद है, हमारी सहायता समय पर नहीं आ पाएगी, यामिनी ने स्थिति को देखकर कहा। माधुरी बहन, तुम कैसी हो? यामिनी ने पूछा। मुझे विवरण मिला है कि हजारों निम्न श्रेणी के तारे पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं और पीड़ितों की संख्या बहुत अधिक है। माधुरी ने इस भयानक विनाश की आशा नहीं की थी। यामिनी वास्तव में असहाय थी क्योंकि वो इस विषय में अधिक सहायता नहीं कर सकती थी। उदास मत हो, हम अभी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, शीतल ने उग्र राक्षसों को नष्ट करने के लिए आते हुए कहा। विनाश की मात्रा विशाल है। मैं जानना चाहती हूं कि सब कुछ के पीछे असली कर्ता धर्ता कौन था, यामिनी ने पूछा। वो व्यक्ति वास्तव में भयानक होना चाहिए जो इस प्रकार की चीज बनाने में सक्षम हुआ, शीतल ने यामिनी से कहा। अध्याय 2384 महाआपदाएं 6। क्या तुम कुछ जानती हो? यदि हां तो कृपया मुझे कोई संकेत दो, यामिनी ने शीतल से पूछा। नहीं, मैं नहीं जानती, ये मेरी समझ से बाहर है, शीतल ने कहा। यामिनी ने शीतल की ओर देखा। यदि शीतल की बात सत्य थी तो ये अत्यंत चिंताजनक विषय था। क्या तुम्हें लगता है कि वो इस मामले में सम्मिलित है? माधुरी ने शीतल से पूछा। मुझे पूरा विश्वास है कि आर्यन इसमें सम्मिलित है और संभवतः स्थिति को सुधार रहा है, शीतल ने कहा। यह संभव है, वो यहां नहीं आया, शायद उसके साथ कुछ हुआ हो, माधुरी ने चिंतित होकर कहा। वो आर्यन की स्थिति के विषय में सब कुछ जानना चाहती थी। वैसे हमें पहले इस स्थान को संभालना होगा। प्रिया अन्य महिलाओं के साथ पृथ्वी पर रहकर उसकी रक्षा कर रही है। निवेदिता और मानसी अपने कबीले और तारे की रक्षा कर रही हैं। मैंने अपने स्थान को अभी साफ किया है, अब शेष बचे हिस्से को हमें मिलकर स्वच्छ करना होगा, शीतल ने कहा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, इस स्थान को सफाई की आवश्यकता है। जब सभी कार्य कर रहे हैं तो मैं खाली नहीं बैठ सकती, शीतल ने माधुरी और यामिनी से कहा। इस बीच आकाश बादल शिखर नक्षत्र क्षेत्र में लया और कुछ अन्य महिलाओं ने हमला करने वाले राक्षसों को समाप्त कर दिया था। ये राक्षस कहां से आया? लया ने असहाय स्वर में कहा। इन राक्षसों ने नगर में भारी तबाही मचाई थी, जिससे पीड़ितों की संख्या बहुत अधिक थी। लया को उन सभी का उपचार करना पड़ा जिसने उसे थका दिया था। क्या तुम ठीक हो? मानसी ने लया से पूछा। मैं ठीक हूं, लया ने कहा। तुम और मैं इस स्थान पर पहरा देंगे जबकि अन्य पास के प्रभावित तारों की सहायता के लिए जाएंगे, मानसी ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए रोमिला, ईशानी, पायल, मायरा और जानवी को आगे भेजा। वहीं सरस्वती और 7 फेरी सक्यूबस दूर स्थित तारों की सहायता के लिए निकल गईं। दूसरी ओर श्रेया, अदिति और फ्रोजन ब्लड ईटर को सूचनाएं एकत्र करने और छोटे हमले करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। वे सभी एक बहुत ही सुव्यवस्थित समूह में कार्य कर रहे थे। मीरा, शनाया और गायत्री पवित्र स्वर्ग नक्षत्र क्षेत्र की सेना की सहायता के लिए गईं। हमें उनकी सहायता क्यों करनी चाहिए? शनाया ने मीरा से पूछा। मैं उन्हें इस प्रकार लड़ते हुए नहीं छोड़ सकती, मीरा ने शनाया से कहा। फिर भी वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं और उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, शनाया ने पवित्र स्वर्ग नक्षत्र क्षेत्र की सुदृढ़ सेना को देखते हुए कहा। ऐसा तो है, परंतु मुझे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है, गायत्री ने शनाया से कहा। तुम्हारा क्या तात्पर्य है? शनाया ने गायत्री की ओर देखा। गॉड रियल्म के शीर्ष साधकों से भरी वो शक्तिशाली सेना इतनी सरलता से नहीं हार सकती थी। वैसे भी हम उन पर दृष्टि रखेंगे। मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, क्योंकि तुम यहाँ के स्वतंत्र लोगों में से एक हो, मीरा ने शनाया से कहा। ठीक है, मैं समझ गई। शनाया मीरा की योजना में सम्मिलित हो गई क्योंकि वो आगे होने वाली घटनाओं को लेकर उत्सुक थी। नलिनी इस समय होली फ्लेम स्टार रियल्म में सहायता कर रही थी क्योंकि वो उसका अपना स्थान था और वो उसे नष्ट होने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। प्रिया, नैना, मीनल, कंचन, संध्या और अन्य महिलाएं पृथ्वी को हमलों से बचा रही थी, जहां शत्रुओं की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। मैंने कभी इतने राक्षस नहीं देखे, ये कहां से आ रहे हैं? मालती ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा संकट आ गया है और गॉड रियल्म गंभीर संकट में है, रीना ने कहा।
पहले इस स्थान को समाप्त करते हैं, फिर दूसरों की सहायता करना सरल हो जाएगा। प्रिया ने सभी महिलाओं को आदेश दिया कि वे इसे शीघ्रता से समाप्त करें। फाल्गुनी समझ गई। उसने अपनी गॉडेस मेलोडी तकनीक का उपयोग प्रारंभ किया, जिससे राक्षस एक एक करके बिखरने लगे। परी, यशिका, सुमित्रा और सोनम इस समय महल की रक्षा कर रही थी। उन्होंने महल पर आक्रमण करने वाले राक्षसों को देखा। भाग्यवश आर्यन द्वारा बनाया गया वो महल अत्यंत सुदृढ़ था और उसने राक्षसों के हमलों को सरलता से झेल लिया। यहाँ चारों ओर भयंकर तबाही मची है, हर ओर केवल विस्फोट हो रहे हैं। ये विनाश अत्यंत भयानक है। संकट लगातार फैल रहा है। हमने कई राक्षसों को पराजित किया, परंतु वे बार बार प्रकट हो रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आराध्या ने शिकायत की। अधिक शिकायत मत करो, हमें इस स्थान की रक्षा करनी ही होगी, परी ने कहा। मैं समझती हूं, आराध्या ने कहा, और वो अन्य महिलाओं के साथ तीव्रता से राक्षसों का संहार करने के लिए आगे बढ़ गईं। हमारा कार्य यहां समाप्त हो गया है। सभी को सूचित करो कि हम संकट में घिरे अन्य तारों की सहायता प्रारंभ करेंगे, शीला ने कहा। वे आसपास के अन्य तारों का विनाश चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकती थीं। हेमा, सुनेत्रा, मीना, सुनीता और रंजना तुरंत आवश्यकता वाले तारों की सहायता के लिए निकल गईं। लगभग सभी शक्तियां आपस में जुड़ गईं और राक्षसों के प्रकोप से बचने के लिए एक दूसरे की सहायता करने लगीं। ये अत्यंत अव्यवस्थित है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। युद्ध भी इससे कहीं बेहतर होता है। अश्विनी ने अपनी एक ही फूंक या हाथ की लहर से राक्षसों को बर्फ में जमाते हुए कहा। तुम बहुत शक्तिशाली हो, अक्षदा ने अश्विनी की शक्ति को देखकर कहा, जिसने राक्षसों को चींटी की तरह कुचल दिया था। अश्विनी अक्षदा की बात सुनकर मुस्कुराई। चलो, हमें आसपास के अन्य राक्षसों से भी निपटना है, अश्विनी ने अक्षदा से कहा। ठीक है, चलते हैं। अक्षदा अश्विनी के साथ जाने के लिए सहमत हो गई। वे दोनों राक्षसों के एक बड़े समूह को नष्ट करने निकल गईं, जबकि अक्षदा का कबीला दूसरे स्थान पर राक्षसों का संहार कर रहा था। वापस आर्यन और समृद्धि के स्थान पर। आर्यन और समृद्धि ने अब उस घने अंधकार में प्रवेश किया जहां वे सामने उपस्थित भयानक अंधकार की भयावहता को अनुभव कर सकते थे। जिस राक्षस से हम लड़ने जा रहे हैं, क्या वो बहुत शक्तिशाली है? आर्यन ने समृद्धि से पूछा। वन आइज ब्लैक ड्रैगन अत्यंत सुदृढ़ है। वो विशाल, रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति से संपन्न है, यहां तक कि मैं भी घायल हो सकती हूं, समृद्धि ने आर्यन को सचेत किया। तुम भी? आर्यन ने चकित होकर पूछा। वन आइज ब्लैक ड्रैगन के शल्क बहुत मजबूत होते हैं। यदि उनसे कवच बनाया जाए तो वो अत्यंत उच्च कोटि का होगा, जिसे तोड़ना बहुत कठिन होता है, समृद्धि ने समझाया। उसके पंजों को अमरघाती पंजे कहा जाता है, इसलिए उस राक्षस से निपटते समय अत्यंत सावधान रहना, समृद्धि ने चेतावनी दी। वन आइज ब्लैक ड्रैगन साक्षात विनाश का रूप था, जो केवल विनाश के लिए जन्मा था, और अन्य ड्रैगन प्रजातियां भी उससे घृणा करती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उसे दबाने के लिए अज्योर ड्रैगन की विरासत का उपयोग नहीं कर पाऊंगा, आर्यन ने कहा। वन आइज ब्लैक ड्रैगन किसी के सामने नहीं झुकता। भले ही तुम्हारे पास अज्योर ड्रैगन की विरासत हो, वो डरेगा नहीं, बल्कि पूरी शक्ति से तुमसे लड़ेगा। वे दोनों परस्पर घोर शत्रु हैं, इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा, समृद्धि ने आर्यन से कहा। अध्याय 2385 वन आइज ब्लैक ड्रैगन 1। तब हम अब और पीछे नहीं हट सकते, आर्यन ने समृद्धि की बात सुनते हुए कहा। अब उसे सामने उपस्थित शत्रु से पूरी शक्ति से लड़ना था। हम लगभग पहुंच चुके हैं, समृद्धि ने आर्यन को बताया। आगे एक भयानक अंधकार की शक्ति है, आर्यन ने उस भयावहता को अनुभव करते हुए कहा। सामने आर्यन ने एक विशाल काले ड्रैगन को देखा, जिसका आकार कम से कम एक बड़े भवन जितना था। वो रहा, सब ठीक हो जाएगा, चलो आक्रमण करते हैं, समृद्धि ने कहा। तो फिर मैं अपने सबसे शक्तिशाली प्रहार का उपयोग करता हूं। आर्यन ने 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक का उपयोग किया, जिसमें उसने एक साथ 5 तत्वों की शक्ति को सम्मिलित किया था। 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक, समृद्धि ने उसकी उत्तम तकनीक की प्रशंसा की। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, आर्यन ने कहा। मैं प्रारंभ करता हूं, राक्षस इससे नष्ट हो जाओ। आर्यन ने उन 5 संयुक्त तत्वों को वन आइज ब्लैक ड्रैगन की ओर फेंक दिया। एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसने आसपास के मलबे को उड़ा दिया। समृद्धि ने उन दोनों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया। वो विस्फोट इतना विशाल था कि गॉड रियल में हर कोई उसकी ध्वनि सुन सकता था। सभी ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि ऐसा महाविस्फोट किसने किया है। क्या इससे राक्षस नष्ट हो गया? आर्यन ने घने काले धुएं के बीच देखने का प्रयास किया। कुछ क्षण बाद धुआं छटा और वन आइज ब्लैक ड्रैगन उनके सामने प्रकट हुआ। वो पूरी तरह सुरक्षित था और आर्यन के प्रहार से उसे कोई क्षति नहीं पहुंची थी। एक खरोंच तक नहीं आई। आर्यन समझ गया कि समृद्धि क्यों सचेत कर रही थी। इस राक्षस की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में भयानक थी। तुम्हारे प्रहार भी इसे खरोंच नहीं पहुंचा पाए। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक भयंकर युद्ध होने वाला है, समृद्धि ने कहा। ये वास्तव में एक साक्षात राक्षस है, आर्यन ने सामने खड़े जीव को देखते हुए कहा।
वन आइज ब्लैक ड्रैगन के पास पुनरुत्पादन की शक्ति नहीं है, इसलिए जब तक हम इसके शरीर को भेदने में सफल रहते हैं तब तक सब ठीक रहेगा, समृद्धि ने समझाया। मैं समझता हूं, आर्यन समझ गया कि उन्हें केवल इसके शल्कों को तोड़कर भीतर प्रहार करना था। वन आइज ब्लैक ड्रैगन ने अपनी रक्त जैसी लाल आंखें खोली और आर्यन को भयानक दृष्टि से देखा। उसने अपने पंख फैलाए जिससे आर्यन की ओर तीव्र आंधी चलने लगी, परंतु आर्यन अपनी जगह पर अडिग रहा। इसके पंजों से सावधान रहना, समृद्धि ने आर्यन से कहा। वो जानती थी कि आर्यन पर इस राक्षस के तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु इसके पंजे उसे घायल कर सकते थे। वो विशाल राक्षस अविश्वसनीय गति से घूमकर अचानक आर्यन और समृद्धि के पीछे पहुंच गया। इतना तीव्र? ये विशाल जीव इतनी गति से आगे बढ़ सकता है? आर्यन अचंभित रह गया। राक्षस ने अपनी काली तलवार जैसी विशाल पंजे को आर्यन की ओर उठाया। आर्यन ने उस प्रहार को रोकने के लिए दिव्य यिन यांग तलवार का उपयोग किया। उस शक्तिशाली प्रहार के प्रभाव से आर्यन कई दसियों किलोमीटर पीछे खींचता चला गया। इसकी शक्ति बहुत अधिक है, आर्यन ने सोचा। उसके सुदृढ़ शरीर और ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स का उपयोग करने के बाद भी उसे पीछे हटना पड़ा। यदि तुम इस प्रहार को सीधे अपने शरीर पर लेते तो ये बहुत बुरा होता, अवनी ने आर्यन से कहा। वन आइज ब्लैक ड्रैगन के पास गति और शक्ति दोनों है। तुम सचेत रहो, क्योंकि ये शीघ्र ही फिर से आक्रमण करेगा, अनन्या ने आर्यन को परामर्श दिया। वो राक्षस समृद्धि की उपेक्षा करते हुए पूरी तरह से आर्यन को अपना लक्ष्य बना रहा था, मानो वो आर्यन को अधिक संकटपूर्ण मान रहा हो। समृद्धि ने आर्यन की सहायता के लिए प्रकाश और अग्नि की संयुक्त शक्ति से राक्षस पर प्रहार किया, परंतु उस जीव ने समृद्धि के प्रहार की अनदेखी की और आर्यन पर ध्यान केंद्रित रखा। ये मुझे छोड़ रहा है, समृद्धि ने अनुभव किया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास अजूर ड्रैगन की विरासत है? उसने सोचा कि अजूर ड्रैगन की विरासत के कारण ही वन आइज ब्लैक ड्रैगन केवल आर्यन को निशाना बना रहा था, क्योंकि वे परस्पर शत्रु थे। समृद्धि का प्रहार उसे गंभीर क्षति तो नहीं पहुंचा सका, परंतु उसने उस विशाल जीव को दूर धकेल दिया। समृद्धि की शक्ति वास्तव में अद्भुत है, आर्यन ने उसकी क्षमता को देखा। मैं केवल तुम्हारी सहायता करने का प्रयास कर रही हूं, समृद्धि ने कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये राक्षस मुझमें अधिक रुचि रखता है। मैं इससे लड़ता हूं, तुम सही समय देखकर इसे समाप्त करने के लिए सटीक प्रहार करना। हमें मिलकर कार्य करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी योजना के अनुसार चलती हूं, समृद्धि सहमत हो गई। आर्यन ने दिव्य यिन यांग तलवार से वन आइज ब्लैक ड्रैगन पर प्रहार करना प्रारंभ किया। उसने डाव तलवार की शक्ति से वार किया, जो किसी भी वस्तु को काटने में सक्षम थी, परंतु फिर भी ड्रैगन पर केवल हल्की खरोंचें आईं। ये अत्यंत कठोर है, कामिनी ने आर्यन से कहा। आर्यन ने हार नहीं मानी। जब तक वो खरोंच लगाने में सक्षम था, तब तक उसे पराजित करने की संभावना बनी हुई थी। राक्षस आर्यन पर अत्यधिक क्रोधित हो गया, क्योंकि आर्यन के प्रहार उसकी रक्षा प्रणाली को चुनौती दे रहे थे। उसने अपने तीव्र और घातक पंजों से आर्यन पर घातक हमले प्रारंभ कर दिए। अध्याय 2386 वन आइज ब्लैक ड्रैगन 2। आर्यन और वन आइज ब्लैक ड्रैगन के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। उस जीव ने आर्यन को कई बार पीछे धकेला, फिर भी उसने हार नहीं मानी और डटकर मुकाबला करते हुए उसे पीछे धकेलने लगा। समृद्धि आर्यन के इस युद्ध को ध्यान से देख रही थी और एक शक्तिशाली प्रहार करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। हारना मत, समृद्धि ने आर्यन का उत्साह बढ़ाते हुए कहा। यह वास्तव में कठिन है, शत्रु बल और गति में बहुत अधिक सुदृढ़ है, आर्यन ने परिस्थिति को भांपते हुए सोचा। इसके बाद भी मैं इस स्थान पर पराजित नहीं हो सकता। न हारने के उसके इसी संकल्प ने आर्यन को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। आर्यन ने तीव्रता से जवाबी हमला प्रारंभ किया, जिससे वन आइज ब्लैक ड्रैगन को पीछे हटने पर विवश होना पड़ा। अद्भुत, वो शत्रु को दबाने में सफल हो रहा है, समृद्धि ने आर्यन को युद्ध की लय पकड़ते देख प्रसन्नता से कहा। राक्षस ने जब देखा कि आर्यन उसे गिराने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है, तो उसने अत्यधिक क्रोधित होकर पहले से कहीं अधिक तीव्र और हिंसक हमले शुरू कर दिए। दिव्य कवच। आर्यन ने अपने शरीर की रक्षा के लिए दिव्य कवच को सक्रिय कर लिया। वन आइज ब्लैक ड्रैगन आर्यन के शरीर पर दिव्य कवच देखकर चिढ़ गया और फिर से गरजा। इस कवच की सहायता से आर्यन उसके घातक प्रहारों से सुरक्षित रह सकता था, परंतु फिर भी उसे उन हमलों के भारी प्रभाव को झेलना पड़ रहा था। यदि ऐसी स्थिति है तो मुझे भी इस राक्षस को पराजित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा, समृद्धि ने सोचा। उसने अपनी गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के लिए समय लेना प्रारंभ किया। मैं इसे कैसे पराजित करूं? आर्यन ने सोचा। शायद मैं इसे बर्फ में जमा सकता हूं। आर्यन ने उस जीव की गतिविधियों को रोकने के लिए फ्रॉस्ट एज का उपयोग किया, जिससे वन आइज ब्लैक ड्रैगन का पूरा शरीर बर्फ में जम गया। इसके कवच को तोड़ने का यही सही अवसर है, आर्यन ने सोचा, और उसके शल्कों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा।
परंतु जैसे ही वो निकट पहुंचा, उस राक्षस ने अचानक बर्फ को तोड़ते हुए मुक्त होते हुए आर्यन पर घातक वार कर दिया। आर्यन का शरीर उस अचानक हुए प्रहार के प्रभाव से हवा में उछलकर दूर जा गिरा। इस शत्रु की प्रतिरोधक क्षमता अत्यंत उच्च है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के प्रहार इसकी गतिविधियों को पूरी तरह से बांध नहीं सकते। अवनी ने आर्यन की सहायता करने का प्रयास करते हुए कहा। तभी एक तीव्र ध्वनि गूंजी और आर्यन को समृद्धि की दिशा से आती हुई एक शक्तिशाली प्रकाश की ऊर्जा का आभास हुआ। वो क्या है? आर्यन ने समृद्धि की ओर देखा। राक्षस ने भी समृद्धि की ओर देखा और असंतोष प्रकट करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आर्यन उस राक्षस को समृद्धि को क्षति पहुंचाने की अनुमति कभी नहीं दे सकता था। वो अपनी पूरी शक्ति से उसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा। यद्यपि आर्यन की शक्ति अभी भी उस राक्षस से कम थी, फिर भी जीतने की संभावना बनी हुई थी। देवता का न्याय बिजली प्रहार। आर्यन ने वन आइज ब्लैक ड्रैगन पर एक अत्यंत शक्तिशाली स्वर्गीय बिजली छोड़ी। उस स्वर्गीय बिजली के सीधे प्रहार ने राक्षस को दूर उड़ा दिया और उसे थोड़ा घायल करने में सफल रही। राक्षस ने अत्यधिक शत्रुतापूर्ण दृष्टि से आर्यन की ओर देखा। वो उसे पूरी शक्ति से समाप्त करना चाहता था। मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, मैं इसे यहीं समाप्त करती हूं। तुम तुरंत उस स्थान से दूर हट जाओ, समृद्धि ने आर्यन से कहा। मैं समझता हूं, आर्यन ने कहा और तुरंत टेलीपोर्ट होकर समृद्धि के आक्रमण क्षेत्र से बाहर निकल गया। राक्षस के शरीर के ऊपर एक विशाल प्रभामंडल प्रकट हुआ, जिसने उस पर तीव्र प्रकाश की वर्षा प्रारंभ कर दी। समृद्धि ने साक्षात विनाशकारी क्षमता से युक्त उस महाप्रकाश को वन आइज ब्लैक ड्रैगन पर गिरा दिया। वो राक्षस पूरी तरह से उस तीव्र प्रकाश की चपेट में आ गया, जो किसी भी अस्तित्व को मिटाने में सक्षम था। उसका शरीर इस प्रकार के प्रहार को झेलने योग्य नहीं होना चाहिए था। वो तीव्र प्रकाश पूरे 1 मिनट तक बना रहा, जो उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। आर्यन हाथ में तलवार थामे उत्सुकता से देख रहा था कि क्या वो जीव अभी भी जीवित है या पूर्णतः नष्ट हो चुका है। तभी सामने से एक भयानक गर्जना सुनाई दी और वन आइज ब्लैक ड्रैगन का शरीर दिखाई दिया, जो समृद्धि के प्रहार से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे और उसके शल्क टूटकर गिर रहे थे। इतने शक्तिशाली प्रहार के बाद भी ये नष्ट नहीं हुआ। आर्यन चकित रह गया, क्योंकि समृद्धि का ये प्रहार किसी को भी मिटाने के लिए पर्याप्त था। तभी उस राक्षस के शरीर में एक तीव्र कंपन हुआ और उसके घाव भरने लगे। देखते ही देखते टूटे हुए शल्कों के स्थान पर पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और नए शल्क आ गए। ये कैसे संभव है? मुझे नहीं पता था कि ये राक्षस इस प्रकार पुनरुत्पादन कर सकता है। अवनी, अनन्या और समृद्धि ये देखकर पूर्णतः भ्रमित हो गईं। तुम सब इतनी आश्चर्यचकित क्यों दिख रही हो? क्या तुमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा? आर्यन ने अवनी से पूछा। ये अत्यंत विचित्र है। वन आइज ब्लैक ड्रैगन शक्तिशाली अवश्य है, परंतु उसमें इस प्रकार की पुनरुत्पादन क्षमता नहीं होनी चाहिए। मैं ये पहली बार देख रही हूं। शायद ये कोई प्रयोगात्मक जीव है, अवनी ने कौतूहल से कहा। यह बहुत बुरा है, समृद्धि ने आर्यन से कहा कि सामने खड़ा ये जीव उस सामान्य राक्षस जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे वो जानती थी। प्रभास, तुमने ये किस प्रकार का साक्षात राक्षस बना दिया है? समृद्धि जानना चाहती थी, क्योंकि केवल वही ऐसा कर सकता था। समृद्धि ने अपनी आंखें बंद कीं और एकाग्र होकर अनुभव किया तो उसे राक्षस के शरीर के भीतर प्रभास के शुद्ध रक्त की उपस्थिति का आभास हुआ। तो ये बात है, अब मुझे समझ आया, समृद्धि ने सोचा। इस जीव के भीतर प्रभास का शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा था, इसीलिए इसका इस प्रकार शक्तिशाली और भिन्न होना स्वाभाविक था। अब इस अत्यंत शक्तिशाली राक्षस को कैसे पराजित किया जाए, समृद्धि उपाय खोजने का प्रयास करने लगी। ये कठिन होने वाला था और शायद उसे फिर से उसी भयानक अंधकार की शक्ति का उपयोग करना पड़े। परंतु मैं अब उस भयानक शक्ति का उपयोग कभी नहीं करना चाहती, समृद्धि ने स्वयं से कहा। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से विजयी होंगे, आर्यन ने समृद्धि को ढाढ़स बंधाते हुए दृढ़ता से कहा। अध्याय 2387 वन आइज्ड ब्लैक ड्रैगन 3। ठीक है, समृद्धि ने आर्यन की ओर देखकर सिर हिलाया। उसे उस पर पूरा विश्वास था और वो उसके साथ खड़ी रही। वन गॉड स्लैश। आर्यन ने वन आइज्ड ब्लैक ड्रैगन पर अपनी तलवार से प्रहार किया। वो निरंतर इस जीव को समाप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था। ये राक्षस केवल आर्यन को ही इतना निशाना क्यों बना रहा है? समृद्धि सोचने लगी। एक क्षण रुके, ये राक्षस कहीं ऋषिदेव को पराजित करने के लिए तो नहीं बनाया गया? समृद्धि के मन में ये विचार आया। वो समझ गई कि इसके भीतर ऋषिदेव के उत्तराधिकारी को नष्ट करने की प्रवृत्ति भरी हुई है।
प्रभास वास्तव में ऋषिदेव से अत्यधिक क्रोधित रहा था, इसीलिए उसने इस जीव की रचना की। यदि आर्यन यहाँ उपस्थित न होता तो ये राक्षस निश्चित रूप से पूरे गॉड रियल्म को नष्ट कर देता और संसार के लिए सबसे भयानक आपदा बन जाता। आर्यन अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके युद्ध कर रहा था। उनका ये संघर्ष अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। वन आइज्ड ब्लैक ड्रैगन ने आर्यन को देखा और अपने मुख में अंधकार की शक्ति को एकत्र करना प्रारंभ कर दिया ताकि वो एक ही प्रहार में आर्यन को समाप्त कर सके। ये स्थिति अच्छी नहीं है, अवनी ने आर्यन से कहा। यदि ये प्रहार सीधे लगा तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। राक्षस के मुख से एक तीव्र जेट जैसी काली धारा आर्यन की ओर बढ़ी। आर्यन ने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए उस भयानक आक्रमण से स्वयं को बचाया। वन आइज्ड ब्लैक ड्रैगन ने उसकी गतिविधियों का पीछा किया और निरंतर विनाशकारी काली वस्तु में उगलने लगा। वो अंधकार जिस भी वस्तु को स्पर्श करता था उसे तुरंत नष्ट और काला कर देता था। आर्यन के दिव्य कवच ने उसकी गति को और अधिक फुर्तीला और तीव्र बना दिया था, जिससे वो अत्यधिक चपलता से उसके वार टाल रहा था। राक्षस आर्यन को अपने प्रहारों से बचते देख और अधिक क्रोधित हो गया। लंबा खिंचता युद्ध मेरे लिए उचित नहीं होगा, मुझे इसे शीघ्रता से समाप्त करना होगा, आर्यन ने सोचा। उसका विरोधी असीमित शक्ति वाला एक राक्षस था, जिससे लंबे समय तक लड़ना उसके लिए हानिकारक सिद्ध होता। चूंकि मैं इसे सामान्य रूप से नहीं हरा सकता, इसलिए मैं लाइटनिंग वेन का उपयोग करूंगा। आर्यन के पास अब इस सुदृढ़ शत्रु को पराजित करने का यही एक मार्ग शेष था। वन आइज्ड ब्लैक ड्रैगन आर्यन को घूर रहा था, मानो वो जान गया हो कि आर्यन क्या करने वाला है। वो उसे हर मूल्य पर तुरंत नष्ट करना चाहता था। आर्यन ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया, जिससे उसके शरीर के भीतर विशाल मात्रा में शक्ति प्रवाहित होने लगी। यही सही समय है जवाबी हमला करने का। आर्यन आगे बढ़ा और उसने विलुप्त होकर अचानक वन आइज्ड ब्लैक ड्रैगन के ठीक नीचे प्रकट होते हुए एक जोरदार घूंसा जड़ दिया, जिसने उस विशाल जीव को हवा में उछाल दिया। आर्यन का वो प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से ड्रैगन के शल्क ढीले होकर उखड़ने लगे। उसने कर दिखाया। समृद्धि ने आर्यन के इस उत्तम प्रदर्शन को देखकर हर्ष से सोचा। मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मुझे शीघ्रता करनी होगी। आर्यन जानता था कि लाइटनिंग वेन की शक्ति सीमित समय के लिए ही रहती है। उसने एक साथ कई तकनीकों को सक्रिय किया और उस राक्षस पर प्रहारों की बौछार कर दी। उन अनगिनत प्रहारों के कारण वन आइज्ड ब्लैक ड्रैगन के शरीर से शल्क पूरी तरह टूटकर गिरने लगे और उसका मांस दिखाई देने लगा। ये एक उत्तम अवसर है, आधा आयाम। आर्यन ने स्थिति का लाभ उठाते हुए सीधे उस पर आयाम की शक्ति से प्रहार किया, जिससे उस विशाल ड्रैगन का शरीर सिकुड़ने लगा और उसका आकार छोटा हो गया। आयामों को मोड़ने की ये शक्ति वास्तव में अद्भुत है, समृद्धि ने सोचा। उसने अपनी उंगलियां चटकाकर अपने आसपास लाखों प्रकाश की तलवारें प्रकट कर लीं। इस अवसर पर इसे स्वीकार करो, समृद्धि ने उस कमजोर पड़ चुके वन आइज्ड ब्लैक ड्रैगन पर प्रहार कर दिया। वे लाखों प्रकाश की तलवारें किसी गोली की भांति अत्यंत तीव्र गति से उस राक्षस के शरीर को भेदती हुई पार निकल गईं। राक्षस ने पीड़ा में गरजते हुए अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और आर्यन पर दागने के लिए एक विशाल काला गोला निर्मित किया। इस विकट स्थिति में भी उसका आक्रमण करना उसकी भयानक क्षमता को दर्शाता था। आधा आयाम। आर्यन ने अपनी बची हुई पूरी शक्ति झोंकते हुए उस काले गोले पर फिर से आयाम की तकनीक का उपयोग किया। राक्षस का वो अंतिम आक्रमण वहीं बिखरकर नष्ट हो गया और वो अब आर्यन पर प्रहार करने की स्थिति में नहीं रहा। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी और वो अपनी अंतिम सीमा पर था। इसे संभलने का अवसर मत देना, समृद्धि ने आर्यन से कहा। मैं समझता हूं, मैं अपने इस एक प्रहार में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। आर्यन वन आइज्ड ब्लैक ड्रैगन के अत्यंत निकट पहुंचा। आयामी भंजक। उसने ड्रैगन के शरीर के समीप इस तकनीक का उपयोग किया, जिससे उस राक्षस के आसपास का स्थान चटकने लगा। वो जीव कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया और फिर तीखी ध्वनि के साथ टुकड़े टुकड़ों में बिखर गया। मैं इसे सील कर देती हूं। समृद्धि ने उस राक्षस के अवशेषों को तुरंत सील करना प्रारंभ कर दिया, ताकि भविष्य में कोई भी इसके अंगों का दुरुपयोग न कर सके। उन दोनों को वन आइज्ड ब्लैक ड्रैगन को पराजित करने में बहुत कठिनाई हुई थी, इसलिए इसके बचे हुए अंगों को सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक था। समृद्धि ने कुछ ही मुद्राओं के उपयोग से उन टुकड़ों पर एक सुदृढ़ सील लगा दी। अंततः ये पूर्ण हुआ। समृद्धि ने आर्यन की ओर देखकर राहत की सांस लेते हुए कहा। अध्याय 2388 डार्क क्रिस्टल। लाइटनिंग वेन का उपयोग करने के पश्चात आर्यन का शरीर नीचे गिर गया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा खो दी थी। आर्यन? समृद्धि उसके निकट आई और उसने तुरंत आगे बढ़कर आर्यन को थाम लिया। क्या तुम ठीक हो? समृद्धि ने पूछते हुए उसे ठीक करने के लिए अपनी उपचार शक्ति का उपयोग प्रारंभ किया। तुम्हें क्या हुआ है? समृद्धि ने कहा, क्योंकि वो अनुभव कर सकती थी कि आर्यन के शरीर में लेश मात्र भी ऊर्जा शेष नहीं थी। ये लाइटनिंग वेन का उपयोग करने का दुष्प्रभाव है।
आर्यन ने समृद्धि को बताया कि अपनी सीमाओं से परे की शक्ति का आदान प्रदान करने के बाद क्या परिणाम होता है। क्या ऐसा है? इसका तात्पर्य यह है कि तुम अब युद्ध नहीं कर सकते, समृद्धि ने कहा। मैं केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर सकता हूं, आर्यन ने कहा। मैं समझती हूं। तो फिर हमें वापस चलना चाहिए ताकि तुम्हारे शरीर को पूर्णतः ठीक किया जा सके, समृद्धि ने कहा। एक क्षण रुको, वो क्या है? आर्यन ने समृद्धि से कहा। उसने सामने देखा जहां वन आइज ब्लैक ड्रैगन विलुप्त हुआ था, वहां एक काला क्रिस्टल था। वो? समृद्धि भी नहीं जानती थी कि उनके सामने क्या उपस्थित था। निकट चलो, संभवतः ये वही है जिसे मैं खोज रहा हूं, आर्यन ने समृद्धि से कहा। मैं समझती हूं। समृद्धि ने आर्यन को सहारा दिया और उसे अपने साथ उड़ाते हुए उस स्थान की ओर ले गई। जैसे ही वे निकट पहुंचे उन्होंने एक काला क्रिस्टल देखा जो अंधकार की भयानक शक्ति को प्रसारित कर रहा था। ये, समृद्धि ने कहा। वो जानती थी कि ये क्या हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम भाग्यशाली रहे जो हमें इस प्रकार के स्थान पर यह प्राप्त हो गया, आर्यन ने समृद्धि से कहा। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? अंधकार एक भयानक शक्ति है। मैंने स्वयं ऋषिदेव को कभी इसका उपयोग करते नहीं देखा, समृद्धि ने कहा। समृद्धि को यह भी ज्ञात नहीं था कि ऋषिदेव के पास ऐसी कोई शक्ति थी। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, आर्यन ने कहा। तो फिर जो भी निर्णय लोगे मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। समृद्धि को आर्यन पर पूरा विश्वास था कि वो उसकी भांति अंधकार द्वारा ग्रसित नहीं होगा। आर्यन ने अपनी शक्ति को आगे बढ़ाया और उस वस्तु को पकड़ लिया जो उसकी अपनी होनी चाहिए थी। ये ऋषिदेव द्वारा पीछे छोड़ी गई अत्यंत घनी अंधकार की शक्ति थी जो किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित कर सकती थी। अवनी, अनन्या और चारू ये देखकर चिंतित हो गईं कि यदि आर्यन ने अंधकार की शक्ति का उपयोग किया तो क्या होगा। जैसे ही आर्यन ने हाथ बढ़ाया, वो डार्क क्रिस्टल आर्यन के शरीर के भीतर प्रवेश कर गया और उसके शरीर के साथ विलीन होने लगा। आर्यन के शरीर में एक विचित्र अनुभूति हुई और अंधकार की शक्ति ने उसके भीतर अनियंत्रित होना प्रारंभ कर दिया। ये आर्यन को प्राप्त हुई अन्य सभी शक्तियों से भिन्न थी क्योंकि ये अत्यंत दुष्ट थी और आर्यन पर नियंत्रण पाना चाहती थी। आर्यन थोड़ा अनियंत्रित होने लगा। उसके सिर में अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। क्या तुम ठीक हो? समृद्धि ने आर्यन की सहायता करने का प्रयास किया। मैं ठीक हूं। नहीं, मैं पराजित नहीं हो सकता। मैं इस शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होऊंगा, बल्कि मैं इस शक्ति को नियंत्रित करूंगा, आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा। वो अंधकार आर्यन के शरीर के भीतर निरंतर विद्रोह कर रहा था। आर्यन ने उसे दबाने के लिए अपनी आयाम की शक्ति का उपयोग किया, जो अंधकार से भी ऊपर उसकी सबसे सुदृढ़ शक्ति थी। आर्यन के शरीर से अंधकार रिसने लगा और उसका पूरा शरीर एक भयानक काले आभामंडल से घिर गया। लड़ो, समृद्धि ने आर्यन का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि वो हार न माने। वो समझ सकती थी कि आर्यन इस समय कितनी विकट स्थिति से जूझ रहा था। अंततः वो अंधकार आर्यन द्वारा दबा दिया गया। वो शांत होने लगा और उसके भीतर की दुष्टता आर्यन के शरीर से लुप्त हो गई। कड़े संघर्ष के पश्चात आर्यन विजयी हुआ और उसने अंधकार की शक्ति को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया, जो अब उसके भीतर पूरी तरह विलीन हो चुकी थी। क्या तुम ठीक हो? समृद्धि ने आर्यन की स्थिति जानने के लिए पूछा। मैं ठीक हूं, मैं इसे संभालने में सफल रहा, आर्यन ने कहा। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, समृद्धि ने आर्यन की सफलता पर राहत की सांस लेते हुए कहा। क्या तुम्हारी शक्ति पूरी तरह वापस आ गई है? उसने पूछा। हाँ, मैं ठीक हो चुका हूं। तुम्हें मुझसे मिथ्या बोलने की आवश्यकता नहीं है, समृद्धि ने कहा, क्योंकि वो जानती थी कि आर्यन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं था। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम पूर्णतः स्वस्थ होने तक उत्तम विश्राम करो। तुम मेरी बहुत अधिक चिंता कर रही हो, आर्यन ने समृद्धि के चेहरे पर अपने प्रति अगाध चिंता देखकर कहा। क्या तुम्हें ये पसंद है? समृद्धि ने पूछा। निश्चित रूप से मुझे ये बहुत पसंद है, आर्यन ने समृद्धि से कहा। एक पुरुष होने के नाते उसे समृद्धि से ऐसा स्नेह मिलना स्वाभाविक रूप से सुखद लग रहा था। तो फिर मैं भविष्य में तुम्हें और अधिक लाड़ प्यार दूंगा, समृद्धि ने आर्यन को सहज करते हुए मंद मुस्कान के साथ कहा। आर्यन समृद्धि के इस रूप को देखकर उसका अभ्यस्त होने लगा, जो पहले से कहीं अधिक उत्तम था। समृद्धि ने इतनी कोमलता से मुस्कुराया कि उस मुस्कान को देखकर कोई भी आनंद के अश्रु बहा देता। उन दोनों ने वापस लौटने का निर्णय लिया और अनुष्का भी उनके साथ वापस लौट आई। शनाया और मीरा अचानक गॉड रियल्म और डीमन गॉड रियल्म की सीमा की ओर बढ़ीं। वे यहाँ क्यों हैं? मीरा ये जानना चाहती थी कि सेना सीमा की ओर क्यों बढ़ रही है। निश्चित रूप से स्थान पर कुछ गड़बड़ है, शनाया ने उस अनहोनी को अनुभव करते हुए कहा। वहां देखो, मीरा ने डीमन गॉड रियल्म की ओर देखा, जहां बड़ी संख्या में सैनिक उपस्थित थे। क्या हुआ है? क्या वे युद्ध करना चाहते हैं? शनाया ने सामने उत्पन्न हो रही युद्ध की स्थिति को देखकर कहा। उसने कुछ क्षण विचार किया और एक निष्कर्ष पर पहुंची। डीमन गॉड रियल्म के स्वामियों में से एक गॉड रियल्म पर आक्रमण करने वाला है।
ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वांश को यह पहले से ज्ञात था और उसने अपनी सेना इस स्थान की रक्षा के लिए तैनात कर दी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पिताजी पहले से ही जानते थे कि क्या होने वाला है, मीरा ने सिर हिलाते हुए कहा। इसीलिए वे अपनी सेना सहित इस स्थान पर आ गए हैं। इस सब के पीछे जो भी व्यक्ति है वो वास्तव में अत्यंत चतुर है। सब कुछ इतनी सुव्यवस्थित योजना के साथ किया गया है कि मैं चकित हूं, शनाया ने मीरा से कहा। अध्याय 2389 शाकाल डीमन किंग। तुम ठीक कह रही हो, शत्रु बहुत चतुर है जो उसने इस प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न की। वो व्यक्ति कौन हो सकता है? मीरा ने शनाया की बात से सहमत होते हुए कहा। यदि यहां युद्ध होता है तो ये अत्यंत विनाशकारी होगा। हमें उन्हें रोकने के लिए तुरंत कोई निर्णय लेना होगा, शनाया ने मीरा से कहा। मीरा ने कुछ क्षण विचार किया। इस समय क्या किया जाए ये उसके लिए एक कठिन निर्णय था। हम उन्हें रोकेंगे परंतु उन्हें मारेंगे नहीं। मैं अपनी शक्ति से उन सभी को बर्फ में जमा दूंगी। मीरा ने अंततः निर्णय लेते हुए शनाया से सहायता मांगी। ठीक है, यदि तुम्हारा यही निर्णय है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। शनाया उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि यदि मीरा को कुछ हुआ तो आर्यन अत्यधिक क्रोधित हो जाएगा। शनाया पहले से कहीं अधिक दयालु हो चुकी थी और उसके भीतर का स्वार्थ समाप्त हो गया था। तो फिर चलो निकट चलें, मीरा ने शनाया को आमंत्रित करते हुए कहा। वे दोनों और निकट गईं और सामने चल रही गतिविधियों को देखने लगीं। तुरंत पीछे हट जाओ, ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, पवित्र स्वर्ग नक्षत्र क्षेत्र की सेना का नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति ने सामने उपस्थित राक्षसों को चेतावनी देते हुए कहा। क्या तुम मेरे योग्य हो? पूर्वांश कहाँ है? वो स्वयं मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? एक वृद्ध ने अत्यंत अहंकार के साथ कहा। शाकाल, शनाया और मीरा ने उस वृद्ध के बोलते ही तुरंत उसे पहचान लिया। वो व्यक्ति डीमन गॉड रियल्म की एक बहुत बड़ी शक्ति का कुलपति था। वो स्वयं सीधे युद्ध के मैदान में उतरा है। इसका तात्पर्य यह है कि मामला अत्यंत गंभीर है, शनाया ने मीरा से कहा। यह हमारे लिए एक प्रकार से उत्तम ही है, हम सीधे उससे बात कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल वही आगे बढ़ा है और अन्य लोग अभी शांत हैं। यही हमारा अवसर है, मीरा ने शनाया से कहा। मैं आशा करती हूं कि वो हमारी बात सुनेगा, अन्यथा ये हम सभी के लिए बड़ी समस्या बन जाएगा, शनाया ने कहा। हम उसे हमारी बात सुनने पर विवश कर देंगे, मुझ पर विश्वास रखो, मीरा ने दृढ़ता से कहा। अत्यंत उत्तम, तो फिर प्रारंभ करते हैं, शनाया ने कहा। हमें गॉड रियल्म के क्षेत्र का एक भाग चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि इसी समय इस स्थान पर एक भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा, शाकाल ने अपना दावा ठोकते हुए कहा। यह कदापि संभव नहीं है, हम तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं देंगे। पवित्र स्वर्ग नक्षत्र क्षेत्र के सैनिकों ने शाकाल की मांग को तुरंत अस्वीकार कर दिया। तो फिर युद्ध प्रारंभ करते हैं, शाकाल ने अपने सामने उपस्थित सेना से कहा। सैनिकों की संख्या के मामले में शाकाल का पक्ष स्पष्ट रूप से बहुत सुदृढ़ था, क्योंकि उसने अपनी पूरी सेना को तैयार किया हुआ था। दूसरी ओर पवित्र स्वर्ग नक्षत्र क्षेत्र की सेना गॉड रियल में चल रहे अन्य संकटों के कारण विभाजित हो चुकी थी, जो उनके लिए एक बड़ी समस्या थी। यहीं रुक जाओ। जैसे ही युद्ध प्रारंभ होने वाला था, शनाया और मीरा ने वहां प्रकट होकर उस विनाशकारी संघर्ष को रोक दिया। कुमारी, पवित्र स्वर्ग नक्षत्र क्षेत्र के सभी सैनिकों ने मीरा को अपने सामने देखकर आदर से पुकारा। अभी के अभी सब रुक जाओ, मीरा ने अपनी सेना को आदेश दिया। क्या बात है राजकुमारी, या मुझे तुम्हें तितली देवी कहना चाहिए, शाकाल ने मीरा को देखते हुए कहा। कृपया इस समय तुम जो भी कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो, मीरा ने शाकाल से कहा। क्यों, क्या तुम मुझे रोक सकती हो? शाकाल ने कहा। मैं निश्चित रूप से तुम्हें रोक सकती हूं, परंतु मैं नहीं चाहती कि यहां युद्ध छिड़े और अधिक अव्यवस्था उत्पन्न हो, मीरा ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इन छोटी बातों की कोई चिंता है? शाकाल ने उपेक्षा करते हुए कहा। वो केवल युद्ध चाहता था और उसे किसी अन्य बात से कोई सरोकार नहीं था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह व्यक्ति अत्यंत हठी है और इससे बात करना व्यर्थ है, शनाया ने मीरा से कहा। परंतु मैं तुमसे शांति से बात करना चाहती हूं ताकि दोनों पक्षों को क्षति न पहुंचे, मीरा ने शाकाल से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पराजित कर सकती हो? तुम अभी एक छोटी बालिका हो, ऑब्जेक्शन बड़ों के मामलों में हस्तक्षेप मत करो, शाकाल ने अपने शरीर से एक भयानक दुष्ट आभा मंडल उत्सर्जित करते हुए कहा। शाकाल को उस दुष्ट शक्ति का उपयोग करते देख सभी सैनिक सचेत हो गए और उन्होंने युद्ध के लिए अपने शस्त्र संभाल लिए। मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति दिखाता हूं, शाकाल ने मीरा पर आक्रमण करने के लिए कदम आगे बढ़ाए। सावधान रहो, शनाया तुरंत आगे बढ़ी और उसने सीधे अपनी अग्नि की शक्ति से शाकाल का सामना किया। दोनों के मुक्कों के टकराते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके प्रभाव से आसपास की वस्तुएं उड़ गईं। क्या ये महिला पहले की तुलना में इतनी अधिक शक्तिशाली कैसे हो गई? शाकाल ने चकित होकर सोचा। शनाया वास्तव में पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो चुकी थी। अत्यंत रोचक, तुम एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो, शनाया ने शाकाल से कहा।
वास्तव में मैं तुमसे लड़ने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करना चाहती, परंतु मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए बांध कर रखूंगी। शनाया ने अपने दिव्य छाया हाथ पंखा और अग्नि के दुपट्टे से शाकाल पर आक्रमण करते हुए कहा। यही तुम्हारा अवसर है, शीघ्रता से अपना कार्य पूर्ण करो, शनाया ने मीरा से कहा। मीरा सक्रिय हुई और उसके शरीर के पीछे एक विशाल बर्फ की तितली प्रकट हुई। मैं तुम सभी को बर्फ में जमा दूंगी, मीरा ने कहा और उनकी गतिविधियों को सील करने के लिए आगे बढ़ी। शाकाल की सेना ने मीरा को रोकने का प्रयास किया, परंतु उसके पीछे उपस्थित वो विशाल तितली अनगिनत छोटी तितलियों के कणों में परिवर्तित होकर शत्रु सेना पर फैल गई और उन्हें देखते ही देखते बर्फ में जमा दिया। क्षण भर में शाकाल की पूरी सेना बर्फ की शिलाओं में परिवर्तित हो गई। ये असंभव है। शाकाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक युवती के पास इतनी प्रचंड शक्ति कैसे हो सकती है। तुम्हारे लिए इसी समय पीछे हट जाना बेहतर होगा, अन्यथा तुम्हारे लोगों के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, मीरा ने पूरी सेना को बर्फ में कैद करने के बाद शाकाल से कहा। शाकाल ने पीछे मुड़कर देखा। अब उसके पास पीछे हटने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग शेष नहीं था। यदि वो इतनी बड़ी सेना खो देता तो डीमन गॉड रियल में उसका पद और प्रतिष्ठा संकट में पड़ जाती। एक डीमन किंग होने के नाते वो असावधान नहीं रह सकता था। उसने शनाया और मीरा की ओर देखा, जिनकी भयानक शक्ति का लोहा वो मान चुका था। ठीक है, मैं पीछे हटने के लिए सहमत हूं, परंतु ये अंत नहीं है, शाकाल ने मीरा की ओर देखते हुए चेतावनी भरे स्वर में कहा। अध्याय 2390। समृद्धि ने आर्यन को चूमा। शाकाल ने शनाया और मीरा से कहा कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। वे दोनों भी इस बात को भली भांति जानती थी कि ऐसा देर सबेर अवश्य होगा। मीरा ने शाकाल की पूरी सेना को बर्फ के बंधन से मुक्त कर दिया, जिसके बाद वो अपने सभी सैनिकों के साथ वहां से पीछे हट गया। तुमने अभी उसे केवल डराकर भगाया है ना? शनाया ने मीरा से कहा, क्योंकि वो उसकी योजना को समझ चुकी थी। मैं उन्हें दूर रखने के लिए केवल इतना ही कर सकती थी, मीरा ने कहा। मैंने भी यही अनुमान लगाया था, शनाया ने कहा। उस वृद्ध की शक्ति वास्तव में दुर्जेय है। उनके आक्रमण से मेरी बाह में चोट आई है। चलो वापस चलते हैं और लया से कहकर तुम्हारा उपचार करवाते हैं, मीरा ने शनाया से कहा। मैं समझती हूं। वे दोनों वहां से चली गईं और पवित्र स्वर्ग नक्षत्र क्षेत्र की सेना को वहीं छोड़ दिया। वहां के सैनिक असमंजस में थे, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ से अंत तक कुछ नहीं किया था। हम इसी स्थान पर रहकर पहरा देंगे, क्योंकि वे पुनः लौटकर आक्रमण कर सकते हैं। सेना के नायक ने कुछ समय के लिए वहीं रुकने का आदेश दिया। सभी सैनिक समझ गए और वे शत्रु से इस स्थान की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे। दूसरी ओर राक्षसों का विनाश अभी भी जारी था। सभी लोग इस युद्ध को जीतने के लिए अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे थे। ये कितना भयानक युद्ध रहा है, आर्यन ने उस युद्ध क्षेत्र के अवशेषों को देखते हुए कहा, जहां भारी विनाश हुआ था। इस सब के पीछे जो व्यक्ति है वो वास्तव में अत्यंत भयानक है। समृद्धि और अनुष्का ने आर्यन की बात का समर्थन किया। मोक्ष, हमें उसे हर मूल्य पर रोकना होगा, आर्यन ने समृद्धि और अनुष्का से कहा। निश्चित रूप से, मैं उस व्यक्ति को रोकने में तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी, समृद्धि ने कहा। चलो अब सभी की सहायता करते हैं और हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग करते हैं, आर्यन ने सभी महिलाओं को सहायता प्रदान करने का आदेश दिया। तो फिर मैं पूरे गॉड रेल्म के घायल लोगों के उपचार के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करूंगी, समृद्धि ने कहा। समृद्धि के ऊपर एक विशाल आभामंडल प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे बढ़कर पूरे गॉड रेल्म में फैल गया। ये क्या है? सभी लोगों ने आकाश में उस चमकते हुए आभामंडल को देखा और वे चकित रह गए। मैं युद्ध में घायल हुए आप सभी को अपनी उपचार शक्ति प्रदान कर रही हूं, समृद्धि ने कहा, और वो आभामंडल विलीन हो गया, जिसके बाद आकाश से सुनहरे रंग के कणों की वर्षा होने लगी। जब वे सुनहरे कण लोगों के शरीर से छुए तो उनके घाव तुरंत ठीक हो गए और घायल सैनिक पुनः सामान्य रूप से खड़े हो गए। ये देखकर सभी का उत्साह बढ़ गया और वे शेष बचे शत्रुओं से लड़ने के लिए आगे बढ़ गए। तुमने अपनी शक्ति से पूरे गॉड रेल्म को ढक दिया, ये वास्तव में अद्भुत है, आर्यन और अनुष्का ने समृद्धि की इस अकल्पनीय क्षमता को देखकर कहा। ये तो कुछ भी नहीं है, समृद्धि ने कहा। मैं केवल उनकी सहायता करना चाहती थी, क्योंकि मेरा प्रतिद्वंदी भी मेरे पुराने शत्रु का ही वंशज है। ये मेरी भी समस्या है। आर्यन समृद्धि की बात को समझ गया। उसकी उपचार शक्ति के कारण सभी सैनिक पूरी ऊर्जा के साथ युद्ध में लौट आए और उन्होंने रणभूमि को पूरी तरह से साफ करना प्रारंभ कर दिया। लगभग 10 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने 95% राक्षसों का सफाया कर दिया और अब केवल 5% ही शेष बचे थे। इस सबसे बड़े युद्ध को लड़ने के बाद सभी अत्यधिक थक चुके थे। आप सभी ने बहुत उत्तम कार्य किया है, आर्यन ने प्रिया और अन्य महिलाओं की सराहना की। ये अत्यंत थका देने वाला था। मैंने अनगिनत राक्षसों से युद्ध किया है,
प्रिया ने आर्यन से कहा। वे सभी इस विकट परिस्थिति से पूरी तरह थक चुकी थीं। ये वास्तव में एक बड़ी समस्या है, परंतु ये राक्षस आ कहाँ से रहे थे? यामिनी ने पूछा। वो जानना चाहती थी कि इस विनाश का मुख्य स्रोत क्या था। वे गॉड रेल्म के खंडारों के केंद्र से आ रहे थे। आर्यन ने यामिनी को समझाते हुए वहां की पूरी स्थिति का विवरण दिया ताकि वे अन्य लोगों को भी इसके विषय में बता सकें। तो ये इस कारण से हुआ। आर्यन का स्पष्टीकरण सुनकर वे सभी स्थिति को समझ गईं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा वास्तविक शत्रु इस समय डीमन गॉड रेल्म में छिपा हुआ है। प्रिया ने आर्यन से कहा। हाँ, ये सत्य है। आर्यन ने सिर हिलाया। ये बहुत कठिन होगा, क्योंकि हमारे लिए उस स्थान में प्रवेश करना और लंबे समय तक टिके रहना अत्यंत जटिल है। यामिनी ने वहां की विकट परिस्थितियों को याद करते हुए कहा। तुम्हारी बात उचित है, वो स्थान हम सभी के लिए बहुत दुर्गम है। प्रिया ने सहमति व्यक्त की। हम धीरे धीरे इस समस्या का कोई उत्तम समाधान खोज लेंगे। अभी हमारा ध्यान इस स्थान के पुनर्निर्माण पर होना चाहिए, जिसे ठीक करने में समय लगेगा, आर्यन ने कहा। इस पुनर्निर्माण और बहाली में पूरा 1 महीना लग सकता है। मैंने सभी से संपर्क किया है और वे हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, यामिनी ने आर्यन से कहा। मैं इस कार्य की कमान तुम्हें सौंपता हूं, मेरी प्रिय पत्नी। आर्यन ने यामिनी से कहा कि वो अपनी देखरेख में सब कुछ शीघ्रता से ठीक करना सुनिश्चित करे। तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ सुव्यवस्थित कर दूंगी, यामिनी ने कहा। इस संक्षिप्त बैठक के पश्चात सभी महिलाएं अपने अपने सौंपे गए कार्यों को पूर्ण करने के लिए चली गईं। वे सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हैं। समृद्धि आर्यन के पीछे प्रकट हुई। वो बैठक में सम्मिलित नहीं हुई थी, वहीं रुकना चुना। हाँ, और हमें भी कठिन परिश्रम करना होगा, आर्यन ने समृद्धि से कहा। मैं तुम्हारी बात से पूर्णतः सहमत हूं। समृद्धि आर्यन के निकट आते हुए अपने सुंदर शरीर को उसकी ओर झुकाया। तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो, निश्चित रूप से तुम थक गए होगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। समृद्धि उसकी बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराई और उसने आर्यन के होठों पर एक कोमल चुंबन अंकित कर दिया। आर्यन इस आकस्मिक कदम से पूरी तरह चकित रह गया, क्योंकि इसकी उसने कल्पना नहीं की थी। समृद्धि इस विषय में अभी थोड़ी सरल थी, इसलिए उसने केवल एक बुनियादी चुंबन लिया, परंतु फिर भी आर्यन को यह अत्यंत सुखद लगा। आर्यन ने आगे बढ़कर समृद्धि की कमर में हाथ डाला और उसे अपने आलिंगन में ले लिया। वे दोनों कुछ मिनटों तक एक दूसरे के आलिंगन में खोए रहे। जब वे अलग हुए तो समृद्धि ने आर्यन को देखते हुए संतोष व्यक्त किया। तुमने मुझे चकित कर दिया। तुम्हारी जैसी एक अत्यंत सुंदर देवी से ऐसा स्नेह मिलना वास्तव में अद्भुत है, आर्यन ने समृद्धि से कहा। यदि ऐसा है तो मैं धीरे धीरे इस कला को और सीखूंगी ताकि तुम्हें और अधिक सहज कर सकूं, समृद्धि ने दृढ़ता से कहा। आर्यन समृद्धि के इस समर्पण को देखकर मुस्कुराया। समृद्धि के लिए, जो इतने लंबे समय से एकाकी जीवन जी रही थी, ये एक नया और सुखद अनुभव था। उसके मन में आर्यन को लेकर कोई पछतावा नहीं था और उसकी उम्मीदें आर्यन से बहुत अधिक जुड़ी हुई थीं।